तो लास्ट क्लास में हमने सब्सिडीज बुक के बारे में बात की। अब देखते हैं, हमने कहा हमारी जो सब्सिडीज बुक है वो हमारे जर्नल का ही सब्स्टिट्यूट है, ठीक है ना। तो लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था उसी को वापस एक बार ब्रीफ करते हैं। तो सब्सिडरी जो वर्ड है इसकी जगह में एक और वर्ड यूज करूं, वो वर्ड होगा क्या भैया, क्या होगा, मैंने कहा सब्सिडरी बुक आर सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट का मतलब अल्टरनेट ऑफ जर्नल। तो जो हम हमारी बुक्स में जर्नल बना रहे हैं तो सब्सिडरी बुक को मैं जर्नल के सब्स्टिट्यूट कह दीजिए, या सब डिवीजन के फॉर्म में भी, या ये कह सकता हूं कि भाई जर्नल का ही सब डिवीजन अगर कर दिया जाए। सब डिवीजन को हिंदी में बोलते हैं उपविभाजन। जर्नल के ही आप टुकड़े कर लीजिए। जर्नल के टुकड़े करने का जो सबसे बड़ा कारण है टुकड़े करने हैं, जर्नल का ही क्या होगा, अगर सब डिवीजन कर दिया जाए, टुकड़े कर दिए जाए, तो वही हमारी सब्सिडीज बुक कहलाती है। और हमने ये कहा कि भैया हम ऐसा क्यों करेंगे, करने का जो रीज़न यही था कि जहां हमारा बिजनेस के अंदर किसी भी नेचर के ट्रांजैक्शंस अगर रिपीटेशन पे रिपीटेशन मतलब बहुत ज़्यादा है, नंबर्स ऑफ ट्रांजैक्शन जो है, कोई स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन के नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन अगर बहुत ज़्यादा है, तो उसको हमारी जो सामान्य प्रक्रिया है कि भैया पहले जो हम जर्नल में बनाते हैं कोई भी एंट्री, पहले हम सामान्य जर्नल बुक में करते हैं और फिर उसको लेजर में पोस्टिंग करते हैं। तो यहाँ जो हमारा जो लेंदी वर्क होता है, बहुत ज़्यादा हमारा जो काम बढ़ जाता है, हम क्या करते हैं उस काम में जो अननेसेसरी जो मेहनत है उससे बचने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हमने ये देखा कि जहाँ हमारा वर्क जो है, एक स्पेसिफिक नेचर का वर्क जो है, अगर वो बहुत ज़्यादा है तो हम उसकी अपनी एक सेपरेट बुक बना लेंगे, ताकि हमें जो बार बार रिपीटेशन है वो रिपीटेशन ऑफ वर्क न करना पड़े, हमारे काम के अंदर और थोड़ा सा आसानी हो जाए। तो हमने यहाँ पे ये बताया कि भैया हमारी जो सब डिवीजन ऑफ जर्नल है, ऐसी स्थिति के अंदर अगर ध्यान रखना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, अब सीधे मुद्दे पे आ रहे हैं हम। जहाँ हम हमारे जर्नल का सब डिवीजन कर देते हैं, मतलब हमने ये डिसाइड कर दिया कि भैया हम सब्सिडरी बुक मेंटेन करेंगे। तो ऐसी स्थिति के अंदर पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बच्चे बहुत कंफ्यूजन होते हैं कि सर कौन से नेचर के क्या हम सब्सिडरी बुक मेंटेन करने के लिए कौन कौन सी बुक्स मेंटेन कर सकते हैं। तो ये टोटल ही इस बात पर डिपेंड कर सकता है, इस बात पर डिपेंड करेगा कि हमारे बिजनेस के अंदर किस तरह के जो ट्रांजैक्शंस है वो ज़्यादा है। अगर हमारे बिजनेस के अंदर परचेज के ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा है, बात समझना भैया मेरी, अगर परचेज के नेचर के ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे, परचेज के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए एक परचेज बुक मेंटेन कर लेंगे। टोटल ही कौन सी रिक्वायरमेंट है, क्या सभी जो मैं आगे लिस्ट बता रहा हूँ 6 से 7, क्या सभी की सभी बुक्स हमें मेंटेन करनी है भैया, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपके यहाँ पे सिर्फ कैश के ट्रांजैक्शन ज़्यादा है मान लीजिए, तो ऐसी स्थिति के अंदर अगर कैश के ट्रांजैक्शन ज़्यादा है तो सिर्फ आप कैश बुक मेंटेन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। परचेज के ट्रांजैक्शन ज़्यादा है, परचेज रिटर्न के ट्रांजैक्शन ज़्यादा है, सेल्स के ट्रांजैक्शन ज़्यादा है, सेल्स रिटर्न के ट्रांजैक्शन ज़्यादा है, डिपेंड करता है आपके पास किस तरह के ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा है। पहले के ज़माने में बिल रिसीवेबल और बिल्स पेबल्स के भी ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा होते थे, तो ऐसी स्थिति के अंदर हम उनकी भी सब्सिडीज बुक मेंटेन करते थे। फिलहाल यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं है। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसके अलावा जो एक और बुक मेंटेन कर रहे हैं उस बुक का नाम है कैश बुक। कैश बुक में नाम से पता चल रहा है यहाँ सिर्फ परचेज के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे, यहाँ सेल्स के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे और इसके अंदर कैश से रिलेवेंट ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे।
अब कैश बुक को आगे जब अपन हमारा चैप्टर डिटेल में करेंगे, हम कहेंगे कि भी अलग अलग कॉलम के हिसाब से भी मेंटेन कर सकते हैं। कैश बुक में हम सिंगल कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम कैश बुक अलग अलग तरह के मेंटेन करेंगे। ये एक अलग मुद्दा है, इसको अभी आगे टॉपिक में डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, मीनिंग ये हुआ कि ये जो ट्रांजेक्शन्स है, इन ट्रांजेक्शन्स को अगर हमारे इस तरह के ट्रांजेक्शन हमारे बिजनेस में बहुत ज़्यादा रिपीटिशन हो रहे हैं, हम उसको उसकी सेपरेट बुक बनाएंगे और वहाँ पे उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे। फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा क्या होगा? और ये जो बुक्स है, ये वाली जो बुक्स है, हमारी सामान्य केस बुक जो हमारा है, मैंने अलग क्यों लिखा है, इससे थोड़ा सा इनका जो फॉर्मेट होगा ना भैया, वो अलग होगा, ध्यान रखना। ये जो सब्सिडरी बुक है हमारी, इनके फॉर्मेट कुछ अलग रहेंगे और कैश बुक का फॉर्मेट कुछ अलग रहेगा। उसका कारण ये है, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि भैया जो हमारी कैश बुक है ना, ये जो कैश बुक है, ये लेजर का भी काम करेगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अभी आपको समझ में नहीं आएगी, 20% समझ में आएगी। जैसे जैसे टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, अगले 2-3 क्वेश्चन करेंगे, आपको फर्क समझ में आ जाएगा। जब स्पेसिफिकली परचेज का सेल्स के साथ कंपेयर करेंगे, परचेज बुक का सेल्स बुक के साथ और कैश बुक के साथ कंपेयर करेंगे, तब दोनों में फर्क समझ में आएगा। तो यहाँ पे जो हमारी ये सब सब्सिडीज बुक है, ये जो हमारी सब्सिडीज बुक है भैया, इनका जो फॉर्मेट है, वो बिल्कुल अलग है। तो अगर सामान्य बात करें तो इनमें ये होगा कि हमारी जो लेजर बुक है ना, हमारी लेजर बुक के अंदर, हमारी लेजर की जो बुक है, लेजर के अंदर परचेज का एक अकाउंट ओपन होगा। बात समझना, सारी परचेज की डिटेल यहाँ रिकॉर्ड होगी और लेजर के अंदर केवल एक अकाउंट मेंटेन होगा और इसकी जो जोड़ होगी ना साल भर की या पर्टिकुलर पीरियड की, उस जोड़ को यहाँ ट्रांसफर कर देंगे। बहुत मुद्दे की बात बता रहा हूँ, अभी समझ में नहीं आएगी, मेरी गारंटी है। थोड़ी देर बाद में धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। तो फर्क ये रहेगा, यहाँ पर फर्क ये रहेगा, परचेज सेल्स इनके जो फॉर्मेट है बिल्कुल अलग रहेंगे, कैश बुक का जो फॉर्मेट बिल्कुल अलग रहेगा। तो जो हमारे सामान्य लेजर बुक है भैया, वहाँ पे यहाँ पे हम हर परचेज के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु जब हमारा पीरियड कंप्लीट हो जाएगा, उस वक्त परचेज का लेजर में एक अकाउंट भी ओपन होगा और इसकी जो समरी है, वो समरी यहाँ पे लिखी जाएगी। भी साल भर में कितनी परचेज करी? 1 करोड़ की, तो हमने 1 करोड़ की यहाँ पे लिख दिया। सिर्फ एक एंट्री करनी है, कहाँ पे? लेजर में परचेज का अकाउंट ओपन होगा, क्योंकि जो इनका जो फॉर्मेट है ना, वो बिल्कुल अलग है। परंतु अगर यही बात मैं कैश बुक में करूं, मैं अब कैश बुक वाली बात आपको भी समझ में आ जाएगी। कैश बुक जो होगी, हमारा लेजर बुक का भी काम करेगा। बात समझना, जो हमारी कैश बुक है भैया, वो लेजर का भी काम करेगा। मतलब इसका जो फॉर्मेट होगा ना, वो ठीक वैसे ही होगा जो हम लेजर में कोई अकाउंट ओपन करते हैं ना, तो क्या होता है, हमारा डेट, पर्टिकुलर, ठीक है, जेएफ और अमाउंट, जो हमारा वहाँ पे हमने कॉलम सीखे थे, वही फॉर्मेट होगा। यानी कि कैश बुक जो हमारी होगी, ये हमेशा क्या होगा भैया, जो हमारी कैश बुक होगी वो लेजर का भी काम करेगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर जब हम कैश बुक मेंटेन करते हैं, तो उसका सेपरेटली लेजर में कोई अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं होती है। इस बात को बहुत डिटेल में, और यही टेक्निकली फर्क है सामान्य सब्सिडरी बुक में और कैश बुक के अंदर। कैश बुक जब हम मेंटेन करते हैं तो उसका कोई सेपरेट लेजर के अंदर अकाउंट मेंटेन नहीं किया जाता है, वो अपने आप में लेजर बुक का ही काम करेगा। यानी कि जो कैश बुक है वो जर्नल का भी पार्ट है, वो जर्नल भी है और साथ ही साथ लेजर बुक भी है। इसीलिए इसको प्रिंसिपल बुक कहते हैं। इसीलिए कहते हैं कि कैश बुक जो है वो हमारी प्रिंसिपल बुक है। प्रिंसिपल बुक का मैंने आपको मीनिंग बताया कि जहाँ पे किसी पर्टिकुलर एक अकाउंट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन अगर एक जगह मिल जाए तो वो जो बुक होती है वो हमारी प्रिंसिपल। तो हमने प्रिंसिपल बुक की डेफिनेशन बताई कि जहाँ किसी भी एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग हेड से रिलेवेंट सारी इंफॉर्मेशन अगर एक जगह मिल जाए तो दैट वो जो होती है ना, वो हमारी क्या होती है भैया, वो होती है हमारी प्रिंसिपल बुक। तो जो कैश बुक होगी वो जर्नल भी है। जर्नल इसलिए है कि यहाँ पे डायरेक्टली एंट्री की जाती है। हमने ये कहा था कि जो हमारा अकाउंटिंग का सफ़र है भैया,
हमारा जो अकाउंटिंग का सफ़र है, हमारे अकाउंटिंग के सफ़र के अंदर सबसे पहला काम ये होता है कि हम जर्नल बनाते हैं, और दूसरा जो होता है वो होता है लेजर, कि यहाँ पे जितने भी अकाउंटिंग हेड ओपन हुए हैं उनके सेपरेट अकाउंट यहाँ पे बनाए जाते हैं। यानी कि जो पहली जो बुक है जहाँ अकाउंट ट्रांजैक्शन को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड किया जाता है, जहाँ पे अकाउंट को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब जिस सीक्वेंस में वो घटित हुए हैं उसी सीक्वेंस में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड जहाँ किया जाता है उसको हम जर्नल बोलते हैं। समझना भैया, यही सबसे बड़ी फर्क है। लोगों को समझ में नहीं आता कि ये कैश बुक है कहाँ, या जो हमारा अकाउंटिंग का जो सफ़र है इस सफ़र में हम राइट नाउ कहाँ हैं। तो हमारे अकाउंटिंग सफ़र में राइट नाउ हम जर्नल में ही है। तो ये जो हमारी सब्सिडीज बुक है, चाहे परचेज रिटर्न हो, सेल्स रिटर्न हो, ये जर्नल का सब्स्टिट्यूट है। जर्नल की जगह ये आएगी, परंतु जो हमारा कैश बुक है भैया वो जर्नल का भी सब्स्टिट्यूट है। मतलब इसमें ट्रांजैक्शन को जब रिकॉर्ड करेंगे फर्स्ट टाइम, जब भी कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन हमारे पास आएंगे, जब भी फर्स्ट टाइम कैश ट्रांजैक्शन हमारे सामने आएंगे तो पहली बार जहां रिकॉर्ड किया जाता है, तो जब परचेज के ट्रांजैक्शन यहां रिकॉर्ड किए तो ये भी जर्नल है, और जब यहां रिकॉर्ड किए ये भी जर्नल है। परंतु मजेदार बात यह है कि यहां रिकॉर्ड करने के बाद में कैश बुक में जब ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करोगे उसके बाद में उसकी कोई सेपरेट लेजर पोस्टिंग नहीं की जाती है। अब दो बातें हैं, यहां बच्चों को कंफ्यूजन होता है। दो बातें हैं, जैसे कैश बुक में मैंने एंट्री कर दी, मान लीजिए राम से मैंने पैसा रिसीव हुआ तो मैंने कहा राम अकाउंट डेबिट, राम से पैसा रिसीव हुआ है मुझे तो कैश अकाउंट डेबिट टू राम मान लीजिए। तो मान लीजिए मैंने ये राम लिख दिया, ये 10,000 रुपये, ये मेरी कैश बुक है एग्जाम्पल के लिए। तो मैंने कैश बुक के अंदर तो राम का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लिया। अब बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है, क्या राम के हम दो एस्पेक्ट रिकॉर्ड करते हैं। हम जब हमारे सामने एक जर्नल एंट्री आती है भैया, जब हमारे सामने एक जर्नल एंट्री आती है, जैसे कैश अकाउंट डेबिट टू राम, तो अगर मान लीजिए ये सामान्य जनरल ट्रांजैक्शन है तो कैश के अकाउंट में हम राम की पोस्टिंग करते हैं। तो ये पोस्टिंग करने की जरूरत नहीं है, ये इनफैक्ट ये एंट्री करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप कैश बुक मेंटेन कर रहे हो तो ये एंट्री सीधी यहाँ रिकॉर्ड ना करके सीधी यहीं रिकॉर्ड करेंगे। तो जो सामान्य जर्नल था हमारा वहाँ से ये एंट्री बाय स्केप हो गई तो सीधी आ गई यहाँ पे, सीधी लेजर बुक में ही आ गई, क्योंकि ये तो हमारा कैश बुक है। अब सेकंड क्वेश्चन है कि राम का जो अकाउंट है, क्या राम के अकाउंट में कैश की एंट्री पास करनी है? हाँ भैया वो तो करनी है। हमने एक एस्पेक्ट बचाया है कि भैया हमारा जर्नल से जो हम जर्नल मेंटेन करते हैं, हमारा जर्नल के अंदर एंट्री करके उसको लेजर में पोस्टिंग करते हैं, ये हमारा सामान्य स्टेप है। तो हम लोगों ने क्या किया, कैश अकाउंट जो था कि ये एंट्री ना करके सीधा यहां रिकॉर्ड कर दिया। अब दूसरी बात है कि जो राम का अकाउंट है, क्या राम के अकाउंट में बाई कैश लिखा जाएगा? हाँ भैया ये तो चलेगा ही चलेगा, ये तो करना ही है। हमने ये वाला पार्ट बचाया है भैया, लेजर पोस्टिंग वाला पार्ट नहीं बचाया, लेजर तो ओपन हो गया। तो कैश जो अकाउंट है वहां पे राम की एंट्री की जाएगी और राम का जो अकाउंट है उसमें कैश की एंट्री की जाएगी, इसमें कोई दो राय हमें है नहीं। तो ये समझना मेरी बात कि बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि अगर हमने कैश बुक मेंटेन कर ली है तो क्या ऐसी स्थिति में हम उसको वापस आगे कहीं पोस्ट करेंगे, आगे कैश बुक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को नहीं करेंगे, पर कैश अकाउंट के साथ साथ जो दूसरा अकाउंट साथ में आया है, राम आया होगा, सेल्स आया होगा, बहुत सारे अकाउंट आएंगे, क्या उन अकाउंट के अंदर भी पोस्टिंग करनी है? हाँ भैया वो तो करनी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये बात अभी दो एग्जाम्पल के साथ करेंगे, बहुत अच्छे से बहुत डीप में समझ में आ जाएगी। तो ये बेसिकली फर्क था हमें समझना है, ठीक है। तो बात करेंगे, यहां पे आ रहे थे हम, मुद्दे पे आ रहे थे, चलिए थोड़ा टेक्निकल मैटर है, समझ में आ जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। चलिए, तो हमने बात की भैया हम सब डिवीजन ऑफ जर्नल कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर एक टेक्निकली बहुत बड़ा फर्क हमने बताया
कि जो परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न जो जो रिक्वायरमेंट होगी ना भैया, वो हम बुक्स ओपन कर लेंगे। बिल रिसीवेबल, बिल्स पेपर आज के डेट में चलन में नहीं है, तो इनकी बुक्स अभी आज भी डेट में मेंटेन नहीं करते, तो नई बुक्स में आपको नहीं मिलेगी। पुरानी बुक्स अगर कोई भी पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको BR और बिल रिसीवेबल्स और बिल पेबल भी मिलती है, तो वो नहीं है तो छोड़ देंगे। चलिए, परंतु हमने ये कहा एक टेक्निकली बहुत बड़ा फर्क है। हमने कहा भैया परचेज रिटर्न, सेल्स और सेल्स रिटर्न, ये वो बुक्स है कि इनका फॉर्मेट जो है वो बिल्कुल अलग होगा, लेजर की जैसे नहीं होगा। जैसे लेजर के अंदर एक अकाउंट होता है ना, अकाउंट जैसा फॉर्मेट नहीं है, इनका फॉर्मेट अलग है भैया। परंतु कैश बुक जो है उसका जो फॉर्मेट है वो बिल्कुल वही है जो लेजर के अंदर हम कोई अकाउंट बनाते हैं। तो जब इसका फॉर्मेट बिल्कुल सेम है, इसका सिंपल सा मीनिंग ये हुआ कि भैया कैश बुक जो है हमारा लेजर का भी काम करेगा। कैश बुक जो है हमारे लेजर का भी सब्स्टिट्यूट है और जर्नल का भी सब्स्टिट्यूट है। मतलब एक ही बुक हमारे जर्नल का भी काम कर रही है और लेजर का भी काम कर रही है। इसके लिए मैंने इसको प्रिंसिपल बुक का नाम दिया। और हमने कहा भैया प्रिंसिपल बुक का मतलब यह होता है कि जहां एक पर्टिकुलर अकाउंट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन एक जगह लिख दी जाती है, वो ठीक है। अब अगली बात छठा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, छठी जो बुक होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने कहा कि जितने भी एक नेचर के ट्रांजैक्शंस हमारे सामने आ रहे हैं, एक नेचर के ट्रांजैक्शन जितने भी हमारे सामने आएंगे, उनके लिए हम सेपरेट बुक मेंटेन करेंगे। फॉर्मेट डिटेल में डिस्कस करेंगे बाद में। परंतु अब जो ट्रांजैक्शंस बच गए हैं उनका क्या करें, ये बड़ा प्रश्न है भैया। अब जो ट्रांजैक्शन बच गए हैं हमारे सामने, उनका हम क्या करेंगे। मतलब ऐसे ट्रांजैक्शन जो परचेज के नहीं, परचेज सेल्स रिटर्न, परचेज और कैश बुक के अगर नहीं है, इनके अलावा अगर कोई ट्रांजैक्शन है, अदर जितने भी ट्रांजैक्शन को कहाँ रिकॉर्ड करें, क्या जर्नल में करेंगे। हमने कहा कि सब्सिडरी बुक आर सब्स्टिट्यूट या सब डिवीजन ऑफ जर्नल। तो एक हमारे पास सामान्य जर्नल भी रहेगी, तो जो ट्रांजैक्शन यहाँ पे कवर नहीं हो रहे हैं, उन ट्रांजैक्शन को हम जर्नल में ही रिकॉर्ड करेंगे। परंतु ऐसी स्थिति के अंदर उस जर्नल का जो नाम है वो है जर्नल प्रॉपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है भैया। उस जर्नल को अगर सब्सिडरी बुक मेंटेन कर रहे हैं, बात समझना, अगर हम सब्सिडरी बुक नहीं मेंटेन कर रहे हैं, तो हमारा जो अकाउंटिंग प्रोसेस होता है वो होता है भैया क्या, जर्नल मेंटेन की हमने और जर्नल से सीधा हमने क्या किया, लेजर पोस्टिंग किया। ये हमारी सामान्य प्रक्रिया है। परंतु अगर हम सब्सिडरीज बुक मेंटेन कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो अदर ट्रांजैक्शंस है ना भैया, अदर ट्रांजैक्शन को लिखने के लिए हम जो जर्नल बनाएंगे, स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन तो अपने स्पेसिफिक बुक में चले गए, अदर जो ट्रांजैक्शन चले गए बचेंगे। जैसे उधार के अंदर आपने मशीनरी खरीदी, तो यहाँ कोई स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन है नहीं, उधार कैश वाला मैटर आया नहीं, मशीनरी का सेपरेट बुक है नहीं। तो उधार में अगर मशीनरी खरीदी तो ऐसी स्थिति के अंदर ये जो एंट्री होगी ना, इसके लिए चूंकि स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस है नहीं यहाँ पे, और जब स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन है नहीं तो ये जो ट्रांजैक्शन होंगे वो जर्नल में ही रिकॉर्ड करे जाएंगे। परंतु जब आप सब्सिडरी बुक मेंटेन करते हो तो इस जर्नल का जो नाम है, अब जर्नल नहीं लिखेंगे, हेडिंग जर्नल नहीं लिखेंगे, हेडिंग लिखेंगे जर्नल प्रॉपर, ये वर्ड, या फिर जनरल जर्नल, सामान्य जर्नल, हिंदी बोलेंगे सामान्य। ये स्पेसिफिक वर्ड हमें यूज करना है भैया, यहां पे गलती मत कर देना। जनरल, ठीक है। जर्नल जो हमारी वित्तीय बुक हो गई, और जर्नल मतलब सामान्य,
ठीक है, प्रॉपर भी सामान्य के ही लिए वर्ड है, तो सामान्य जर्नल कह दीजिए, ये कह दीजिए। तो ये जहां हिंट आपको आ रहा है, इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि हमारी जो बुक्स है उसके अंदर हम सब्सिडरी बुक भी मेंटेन कर रहे हैं। अब बात ये है कि भैया हमें ये जो सब्सिडरी बुक हम मेंटेन करते हैं उसका फ़ायदा क्या है, इसके एडवांटेज क्या क्या है। कई बार क्वेश्चन में 2 से 3 या 4 मार्क्स का आ जाता है, या फिर MCQs के फॉर्म में कि भैया सब्सिडी बुक का बेनिफिट बता दीजिए, 1 2 3 4 सीक्वेंस रहेगा, उसमें से एक आपको रिजेक्ट करना होगा, या आपको बताने कि ये 3 फायदे हैं, एक फायदा नहीं है। तो 1 बाय 1 पॉइंट कि क्वेश्चन जो है अब यहाँ पे हमें अगर जर्नल का सब डिवीजन करके अगर सब्सिडरी बुक हम मेंटेन करते हैं तो हमें उसका एडवांटेज क्या होगा हमारे अकाउंटिंग सफ़र में। और मैंने बताया कि जब भी हम कोई टॉपिक कर रहे हैं हमें ये क्लियरली पता होना चाहिए कि राइट नाउ हम किस स्टेज में हैं। तो फिलहाल हम जर्नल और लेज़र के बीच में ही है, हम कुछ ऐसे कामों को सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि जहां पर हम हमारा वर्क जो है वो बचाना है, टाइम बचाना है और टाइम बचाते हुए आगे बढ़ना है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जर्नल ऐसी कोई बुक है हमारी जो जर्नल और लेज़र का सब्स्टिट्यूट हो जाए, समय बच जाए, कुछ फ़ायदा रहे हमें, ठीक है ना। तो उस प्रोसेस में हम लोग खड़े राइट नाउ। तो अभी हम बात करेंगे एडवांटेज, फ़ायदे। भैया अगर हम सब्सिडरी बुक मेंटेन करते हैं तो व्हाट आर एडवांटेज ऑफ सब्सिडरीज बुक। अगर आप सब्सिडरीज बुक मेंटेन कर रहे हो तो इसके फायदे क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला जो फायदा है, मुख्य फायदा जो है भैया, सब डिवीजन ऑफ वर्क। पहला जो सबसे बड़ा फायदा है वो आपकी बुक में ले लेता हूं, ठीक है ना। तो 1 बाय 1 कुछ 8 से 10 दे रखे हैं, 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं, एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला और मुख्य जो फायदा है भैया वो है सब डिवीजन ऑफ वर्क। सब डिवीजन ऑफ वर्क इस तरह से अगर कोई ग्राफ का यूज करके अगर आप बनाओगे तो आपको कंपेरेटिवली अच्छे मार्क्स मिलेंगे अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो सब डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब क्या हुआ कि जैसे पहले मान लीजिए मेरी ये सामान्य बुक है, ये मेरी एक सामान्य बुक है जहां मैं जर्नल से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता हूं। और चूंकि हमें पता है कि सारे के सारे ट्रांजैक्शन जो होते हैं वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखे जाते हैं, उसी सीक्वेंस में लिखे जाएंगे जिस सीक्वेंस में वो घटित हुए हैं या हमारे बिजनेस में हुए हैं। तो जब बुक एक ही है तो एक आदमी ही उस पर काम कर पाएगा, ये तो फैक्ट है। ऐसा तो है नहीं कि एक एंट्री मैंने लिख के दूसरे को दे दी, ऐसा तो नहीं हो सकता है। जब एक बुक है तो ऐसी स्थिति में काम करने वाला भी एक ही आदमी होगा। हालांकि मैं बताता हूँ, मैं जो भी हम ये पढ़ा रहे हैं ना भैया, ये हमारा फंडामेंटल पार्ट है। अब समय कंप्यूटर का आ गया है, कंप्यूटर में ऐसा कुछ नहीं होता है। आगे हम जो वीडियो रिलीज कर रहे हैं, टैली के ऊपर कंप्लीट वीडियो रिलीज कर रहे हैं, वहाँ पे आप देखोगे कि एक ही आदमी सीक्वेंस ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है, हमें तो बस वो एंट्रियाँ करनी होती है। खैर उस बात को अलग से डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम क्योंकि हम क्लास 11th और CA फाउंडेशन में हैं तो फिलहाल हम बेसिक पार्ट है उसी पर डिस्कस कर रहे हैं। तो सब डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब क्या हुआ भैया, बात समझना कि जहां पे हमने काम को डिवाइड कर दिया, सब डिवीजन ऑफ वर्क कर दिया, तो अब क्या होगा कि एक आदमी ऐसा होगा जिसके पास सिर्फ परचेज की बुक है। जब नंबर ऑफ, हमने क्या बोला, हमने सब डिवीजन क्यों किया, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा है। और नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा है तो इसका सिंपल सा मीनिंग क्या हुआ कि यहाँ पर हमें अलग अलग बुक मेंटेन करने की जरूरत है। तो सब डिवीजन वर्क का मतलब हुआ कि एक आदमी मैंने अपॉइंट कर दिया, उसको बोला भी तू सिर्फ परचेज की एंट्री कर, एक आदमी को बोला तू सिर्फ सेल्स की एंट्री कर। तो क्योंकि बुक्स अलग अलग है तो एक पे एक्स जो पर्सन है वो परचेज का काम कर रहा है, एक पे सेल्स का काम कर रहा है, एक बंदा जर्नल प्रॉपर में सामान्य ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहा है। तो सब डिवीजन ऑफ वर्क इसलिए हो पाया क्योंकि हमने हर काम की अलग अलग बुक रख ली है और अलग अलग उस पर लोग एक साथ काम कर सकते हैं, तो इसको बोलते हैं सब डिवीजन ऑफ वर्क। तो कभी भी वर्क लोड जो है हमारा बढ़ेगा नहीं। तो ये हो गया हमारा सब डिवीजन ऑफ वर्क। दूसरा हम कह सकते हैं स्पेशलाइजेशन एंड इफेक्टिवनेस। अब स्पेशलाइजेशन कैसे होगा, स्पेशलाइजेशन
स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क। अब इसका मीनिंग क्या हुआ भैया, ये समझते हैं। देखिए, स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क का सिंपल सा मीनिंग ये हुआ कि एक ही आदमी अगर एक ही काम को बार बार करेगा तो वो उस काम में एक्सपर्ट हो जाएगा, इस बात में कोई दो राय नहीं है। ये तो आपको ही पता है। जब भी कोई आदमी रिपीटेटिव नेचर के वर्क, यानी एक ही जैसे वर्क अगर बार बार कर रहा है तो वो कंपैरेटिवली स्पेशलाइज्ड हो जाता है उस वर्क को करने में, उसको एक्सपर्ट हासिल हो जाती है, उसको काम करने में महारत हासिल हो जाती है। तो एक सामान्य अकाउंटेंट जिसको परचेज की एंट्री भी करनी है, सेल्स की एंट्री भी करनी है, उसके साथ साथ जनरल एंट्री भी करनी है, बैंक का काम भी करना है, बैंक के बहुत सारा काम करना है, तो उसके पास वर्कलोड भी होता है और कंपेरेटिवली वो एक्सपर्टीज नहीं आ पाती है। परंतु अगर उसकी जगह मैंने एक आदमी साइन कर दिया और उसको बोला कि भाई तू सिर्फ और सिर्फ परचेज के जो ट्रांजैक्शन है इनको रिकॉर्ड करना है, मैंने परचेज के लिए क्या किया, एक अलग बुक मेंटेन कर दी, या मैंने कैश के लिए कर दी। अब उस आदमी का जो है दिन भर का काम क्या है, उस परचेज के वाउचर को चेक करने और उनकी एंट्री करना। तो अब उसका देखने का जो नज़रिया है, वो एक ही आदमी दिन में 1000 वाउचर चेक कर रहा है, 1000 बिल्स चेक कर रहा है और उनकी एंट्री कर रहा है, तो होगा क्या, उसके काम की इफेक्टिवनेस भी बढ़ेगी, और साथ साथ में उसका नज़रिया जो है उसको एक्सपर्ट हो जाएगा, गलती होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि वो उस काम को बार बार कर रहा है। बार बार आपने देखा होगा, सामान्य से एग्जांपल देता हूँ, घर के अंदर आपकी मम्मी जब रोटी बनाती है, हो सकता है एक रोटी को बनाने में कुछ सेकंड्स लगाती है, और हमें ये बोल दिया जाए कि एक रोटी बनाओ तो हो सकता है हमें 20 मिनट लग जाए, और वो भी वैसी नहीं बन पाएगी जो 20 मिनट लेके भी वैसी गोल रोटी बराबर परफेक्टली नहीं बना पाएंगे जो मम्मी कुछ सेकंड्स में बना देती है। क्यों? क्योंकि मम्मी को उस काम के अंदर एक्सपर्टीज हो गई है, वो उसको स्पेशलाइज्ड हो गई है, बार बार उस काम को कर रही है। ठीक वैसे ही सिंपल से एग्जांपल से मैंने आपको बता दिया कि ठीक इसी तरह से जब एक ही नेचर का आदमी, एक ही नेचर का काम कोई भी व्यक्ति बार बार रिपीट कर रहा है, तो ऐसी स्थिति के अंदर उसका एक्सपर्ट हो जाएगा, गलतियां होने का चांसेस कम हो जाएगा और काम की स्पीड भी कई गुना बढ़ जाएगी। जो मैंने अभी मम्मी का एग्जांपल लेके बताया कि मम्मी जो रोटी 2 सेकंड में या 10 सेकंड में बना देती है, हम 20 मिनट में भी उतना एक्सपर्ट काम नहीं कर पाएंगे। तो ठीक वैसा ही कैश बुक में भी ऐसे ही होगा, जब एक ही नेचर के ट्रांजेक्शन बार 1% कर रहा है, उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, गलती होने के चांसेस कम रहेंगे और अल्टीमेटली बेनिफिट किसे मिलेगा, बिजनेस को मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया स्पेशलाइजेशन एंड एफिशिएंसी। एफिशिएंसी भी हो गया, मतलब बहुत कम टाइम में, एफिशिएंसी का मतलब हो गया बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है, सेविंग ऑफ टाइम नेचुरली इसी का पार्ट हो गया। सेविंग ऑफ टाइम, सेविंग ऑफ टाइम का मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि जो मम्मी होगी जो 10 या 20 सेकंड में एक रोटी बना देती है, हम लोग 20 मिनट में भी नहीं बना पाएंगे। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, अल्टीमेटली हुआ कि बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा, तो हमारा जो टाइम फ्रेम है वो बच जाएगा भैया। ठीक है, सेविंग ऑफ टाइम हो गया। उसके बाद में हो गया अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। अब अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन का क्या मतलब हुआ, हालांकि अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन जो होती है वो सामान्य लेजर में भी हमें मिल जाती है, मना नहीं है, परंतु अब ये हुआ सब डिवीजन ऑफ जर्नल से फ़ायदा क्या हो रहा है, हमें फ़ायदा ये हो रहा है कि हर काम की अपनी एक बुक है, और जब हर काम की अपनी एक बुक बन गई है तो मान लीजिए एक आदमी जर्नल के ऊपर काम अपनी एंट्री कर रहा है और मुझे परचेज की इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैंने बुक निकाला और देख लिया, तो जहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिल रही चाहिए वो इमीडिएटली अवेलेबल हो जाएगी, विदाउट बिना कुछ ये किए कि भी दूसरा जो काम है वो डिस्टर्ब हो जाए। जैसे एग्जांपल, आपके यहाँ पे मान लीजिए ऑडिटर आए हैं राइट नाउ और सेल्स के वाउचर चेक कर रहे हैं, तो सेल्स बुक अगर चेक कर रहे हैं तो आपके जो सिर्फ सेल्स का काम जो होगा वो इफेक्टिव होगा, बाकी काम आपका चलता रहेगा। परंतु अगर बुक एक ही है और वो ऑडिटर 15 दिन लेके एक एक एंट्री को चेक करना लग गया, तो आपका जो रिमेनिंग जो काम है पूरा का पूरा अकाउंटिंग का वो डिस्टर्ब हो जाएगा। बात समझना, जब आपका सेल्स कोई भी ऑडिटर आएगा, उसने कहा मुझे सेल्स के वाउचर चेक करने भैया, प्लस सेल्स बुक आपकी चेक करनी है, तो हमने सेल्स के वाउचर और सेल्स बुक उसको दे दी। तो जब वो सेल्स की चेक कर रहा है तो राइट नाउ मेरी जो अदर जर्नल
कैश बुक और रिमेनिंग काम है वो मेरा डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, क्योंकि वो मेरा सेपरेट बुक से। तो जो इन्फॉर्मेशन जहाँ से चाहिए वो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे इजीली अवेलेबल हो जाएगी, और साथ ही साथ हमारा अदर काम भी डिस्टर्ब नहीं होगा। कई बार मैनेजमेंट होती है वो देखने के लिए बुक्स घर पे ले जाती है, कोई बात नहीं, एक बुक्स ले जाओ, परचेज की देखने ले जाओ, रिमेनिंग बुक्स तो हमारे पास है। तो जहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इन्फॉर्मेशन रेडीली अवेलेबल हो जाएगी विदाउट हेल्डिंग अदर वर्क को डिस्टर्बेंस हुए बिना हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके लिए हमने कहा भैया अवेलेबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन, क्योंकि हर तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए सेपरेट बुक हमारे पास है, तो हमें जो इन्फॉर्मेशन जैसे जिस फॉर्म में चाहिए वैसे मिल जाएगी। और यही बात है फैसिलिटिंग इन ट्रायल बैलेंस, ठीक है, फैसिलिटी इन ट्रायल बैलेंस। चलिए, फैसिलिटी इन ट्रायल बैलेंस का सिंपल सा मीनिंग यही है भैया। देखिए क्या हुआ, आगे का जो स्टेप है ये आगे का स्टेप हो गया, वहां आप और बहुत ज़्यादा डिटेल में समझ पाओगे। फैसिलिटी ऑफ ट्रायल बैलेंस या चेकिंग कह दीजिए, फैसिलिटी ऑफ ट्रायल बैलेंस मिल जाएगी। चेकिंग लीजिए, आप वर्ड यूज ले लीजिए चेकिंग, और चेकिंग चलिए अपने बुक में इन चेकिंग करके एक हेडिंग लिख रखी है। हमने कहा हमारा जर्नल लेजर के बाद में जो अगला स्टेप है अकाउंटिंग का, हमने कहा सबसे पहले हम जर्नल मेंटेन करते हैं, फिर लेजर करते हैं, और फिर करते हैं ट्रायल बैलेंस। और आगे सीखेंगे कि अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर हमारे डेबिट और क्रेडिट की साइड बराबर नहीं है, डेबिट और क्रेडिट की साइड अगर बराबर नहीं है, इसका मतलब 100% ये है कि कोई न कोई गलती हुई है ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए। क्या क्या गलतियां हो सकती है ये हमारे पास सेपरेट चैप्टर है, तो वहां डिस्कस नहीं करेंगे, डिटेल में नहीं जाऊंगा। परंतु जब हमें कोई गलती मिल गई, हमें पता चला कि भाई ये कोई मिस्टेक है जिसकी वजह से हमारा ट्रायल बैलेंस जो है वो मिल नहीं रहा है, हमारा ट्रायल बैलेंस मिल नहीं रहा है, तो ऐसी स्थिति के अंदर अगर मान लीजिए मुझे पता चला कि भैया कैश बुक में कोई गलती है, लेट्स, अब चूंकि मैंने उस काम के लिए एक्सपर्ट पर्सन बैठा रखा है, स्पेशलाइज्ड पर्सन बैठा रखा है, तो उस गलती को ढूंढना कंपैरेटिवली इजी हो जाएगा, क्योंकि सेपरेट मुझे हिंट मिल गया कि भी जो मेरी गलती है वो मेरी कैश बुक में है। अब वो पर्सन जो है उस काम का एक्सपर्टीज है, तो उस गलती को भी वो जल्दी से जल्दी ढूंढ लेगा। तो कई बार क्या होगा, सिंपल सा है कि ट्रायल बैलेंस अगर मैच नहीं हो सकता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर भी वो गलती कहाँ है, गलतियाँ तो होगी, देखो काम करोगे तो गलतियाँ होगी, तो ऐसी स्थिति के अंदर गलती को ढूंढना, चूंकि सब अलग अलग बुक से हर बुक का अपना एक लोकेशन है, ठीक है ना, हर नेचर की एक बुक मेंटेन कर रखी है, तो कंपैरेटिवली इजी हो जाएगा। एक जर्नल है जहाँ पे सारी एंट्रियाँ मिक्स है, ऐसी एंट्री को ढूंढने के कंपैरेटिवली अगर हम वर्क को सब डिवाइड कर रखा है, तो उन गलतियों को एक तो गलतियाँ होगी नहीं, बहुत कम चांस रहेगा, हर आदमी एक्सपर्ट है, एक तो गलती होगी नहीं, और गलती हुई तो भी उस गलती को बड़ी आसानी से आप ढूंढ सकते हो कंपैरेटिवली अदर, ठीक है। और सबसे बड़ी बात वो है, अगला जो हमारा पॉइंट है वो है भैया रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि हमारा आज का जो समय है ना भैया, हर आदमी एक दूसरे के ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी, आज का भैया जो टाइम है ना, वो टाइम ऐसा ही है, टाइम ऐसा ही है कि कोई भी आदमी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता ही नहीं है। अगर कुछ 2 या 5 आदमी एक साथ मिलकर एक ही काम को अगर करते हैं, बात समझना, ये सामान्य प्रक्रिया है, किसी को बुरा मानने की बात नहीं है, पर आज की हकीकत ये है कि अगर एक ही काम अलग अलग व्यक्ति मिलके कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर कोई गलती होती है तो हमेशा एक आदमी यही कहता है ये मैंने नहीं किया, इसने किया है। वो कहेगा नहीं मुझे थोड़ी, उस दिन तो मैं आया नहीं था, ये तो उसने किया है। तो जो गलतियां होती है या कुछ और जो भी बात होती है वो दूसरे के ऊपर डालने की कोशिश करते हैं। चूंकि यहाँ पर फायदा क्या है, यहाँ पे हमने हमारे जो वर्क है उस वर्क को सब डिवाइड अलग अलग लोगों में कर दिया है। तो जब सब डिवीजन कर दिया है तो एक आदमी को बोला कि भाई तुझे सिर्फ केस बुक मेंटेन करनी है,
एक आदमी को बोला तुझे सिर्फ परचेज की बुक मेंटेन करनी है, एक आदमी को बोला तुझे सिर्फ सेल्स की मेंटेन, यानी कि अब वो जो आदमी है उस काम के लिए रेस्पॉन्सिबल है। हमने कहा गलतियों की बात नहीं है, हमारा अगर परचेज का टिल डेट तक ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड नहीं है तो हम सीधा उस आदमी को रेस्पॉन्सिबल कर सकते हैं कि भाई देख परचेज का काम तेरा है, अभी तक टिल डेट तक परचेज का जो अकाउंट है, परचेज की जो बुक है वो अपडेटेड क्यों नहीं है। यानी कि आपने क्या किया, रेस्पॉन्सिबिलिटी निर्धारित कर दी, आपने फिक्स कर दिया कि ये काम इसका है, ये काम डिले हुआ तो तू जिम्मेदार है। तो हम हर आदमी की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसको डिफाइन कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं। बात समझ में आई ना। सिंपल सी बात यह है कि जब आपने अपने वर्क को डिवाइड कर दिया, हर आदमी को हर आदमी का काम बता दिया कि भाई तेरा काम ये है, तेरा काम है कैश बुक मेंटेन करना, और आपने देखा कि 3 दिन से कैश बुक मेंटेन हुई नहीं है, 3 दिन से किसी ने एंट्री की नहीं है, तो आप उस स्पेसिफिक पर्सन को आप कह सकते हो कि भैया ये तेरा काम है, तूने नहीं किया है। यानी कि चाहे गलती हो चाहे बुक्स को मेंटेन करना हो, दोनों ही बात के लिए आप स्पेसिफिक पर्सन को रेस्पॉन्सिबल कर सकते हो। तो ये कुछ फायदे हैं भैया, ये कुछ एडवांटेज है जहां हम अगर हमारी सब्सिडरीज बुक जो है मेंटेन कर, तो ये कुछ फायदे हैं अगर हम जर्नल का सब डिवीजन कर दें भैया, सब्सिडरी बुक मेंटेन कर ले, तो ऐसी स्थिति के अंदर हमारी जो सामान्य बिजनेस की प्रक्रिया है, जो सामान्य जर्नल के एंट्री करते हुए लेजर में बढ़ते हैं, हमारे जो अकाउंटिंग की बात करें, हमारे बाकी बिजनेस की बात नहीं करें, हमारे अकाउंटिंग जो सफ़र है कंपैरेटिवली इजी हो जाएगा अगर हम सामान्य जर्नल बना के फिर लेजर पोस्टिंग करते हैं और उसकी जगह सब डिवीजन करते हैं। पर बात यह है, सबसे बड़ी बात ये टोटली इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारे जो ट्रांजैक्शंस है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कितने हैं। जहां बिजनेस छोटा है और नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस अगर कम है तो ऐसी स्थिति के अंदर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, हम सामान्य जर्नल से ही लेजर पोस्टिंग करते हैं। बिजनेस छोटा है फिर भी एक पर्टिकुलर नेचर के ट्रांजैक्शन बहुत जाता है, उस पर्टिकुलर नेचर की आप क्या कर सकते हो, उस पर्टिकुलर नेचर के लिए आप अपनी सेपरेट बुक मेंटेन कर सकते हो। तो ये सारी की सारी मेंटेन करें ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आप सिर्फ परचेज की कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ परचेज का किया, रिमेनिंग जो है जनरल प्रॉपर में चला जाएगा। आप सिर्फ कैश बुक अलग से मेंटेन कीजिए, रिमेनिंग जनरल प्रॉपर में चला जाएगा। टोटल ही इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपके बिजनेस के अंदर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स कितने हैं और आपको समय बचाना है और समय के साथ साथ आपकी कॉस्टिंग भी बचानी है। ये पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारा जो जर्नल है उसका कितना सब डिवीजन होना चाहिए। अब हम अगले क्लास के अंदर कैश बुक को डिटेल में समझेंगे कि भैया हमारी जो कैश बुक है वो कितने कॉलम की हो सकती है, किस तरह से एंट्री करेंगे, और जो एक मुद्दे की बात बताई थी कि कैश बुक और अदर जो सब्सिडी बुक है उनमें क्या फ़र्क होता है, उस फ़र्क को समझने की कोशिश करेंगे।